हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले हम जानेंगे अंक। अंक क्या है? तो 0 से लेकर के 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिस अंक पद्धति से संख्या बनाया जाता है अंक कहलाता है, या आप कह सकते हैं जिस अंक पद्धति से संख्या बनाया जाता है अंक कहलाता है। नंबर, संख्या। नेक्स्ट है संख्या। संख्या क्या है? जो वस्तु के परिणाम अथवा प्रश्न को कितने का जवाब होता हो। कोई प्रश्न का जवाब दिया जाता है 5 kg, 10 kg, 5 पीस, 6 पीस, तो क्या होगा? संख्या होगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 ... आप अगर ले जाते हैं। अब आगे देखते हैं एक नई बात, रोचक की बात है कि संख्या का संकेत NO क्यों होता है? संख्या का संकेत NO क्यों होता है? तो संख्या जो है ना, संख्या लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। संख्या लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। चूंकि किसी का संकेत इस शब्द का प्रथम अक्षर अथवा अंतिम अक्षर, प्रथम अक्षर अथवा प्रथम व अंतिम अक्षर से किया जाता है। यह जो संकेत लिया गया है न्यूमरो, NUMERO, न्यूमरो का पहला अक्षर N और अंतिम अक्षर O लिया गया है, इसलिए इसका संकेत NO होता है। संख्यांक। नेक्स्ट है संख्यांक, न्यूमरल्स। संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को न्यूमरल्स या संख्यांक कहते हैं। ओके, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 100, ये सब 100 तक जाइए, 100 101 ... जाते रहिए जहाँ तक हम गिन सके। गिनती की संख्या, मनुष्य जहाँ तक गिन सके उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को संकेत जो है कैपिटल N है। ठीक है, कैपिटल N से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसका जो संकेत है W से है, कैपिटल W। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 101 1001, जहाँ तक हम गिन सके। मतलब क्या देखें हमने कि प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया गया जाए तो वह क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया गया है तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया है। तो ऐसे साइंटिस्टों ने देखा होगा कि गिनती की संख्या तो हम कहाँ तक कर रहे हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन देखिए कि यहाँ से लेकर 9 तक तो बन ही रहा है, और एक संख्या दिख रहा है 0 जो यहाँ यूज में नहीं था। तो उसको पहले भी कोई भी चीज़ नंबर को जो गिनती कीजिएगा तो 1 से ही गिनती कीजिएगा, तो वह क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगी। नॉर्मली जो होगा नेचुरली वह 1 से होगा। पूर्ण संख्या तब 0 को अपने उपयोग के लिए उन्हें क्या किए? 0 को पहले कर लिए और इसको 0 लगा दिए तो बोल दिए कि संख्या पूर्ण संख्या हो गया। इसी 0 से लेकर के 9 तक से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ओके, एक बात और, 0 का खोज किया गया है। तो ये 0 का खोज किसने किया है? शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया। इन्हें ही गणित के फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, गणित के पिता कहा जाता है आर्यभट्ट को। तो
तो जीरो का खोज किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। शून्य क्या है? शून्य पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसका एक अन्य नाम नॉट है। इसके लिए यदि इस देखा जाए A0 है नीचे में लगा हुआ, तो इसको हम A0 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना गलत हो जाएगा। इसे हम A0 पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है या पढ़ते हैं, ठीक है। जीरो यह ना तो निगेटिव होता है, जीरो ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, ना ही पॉजिटिव, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, और ना ही ऋणात्मक नेगेटिव होता है। अब लोगों ने देखा कि जीरो, अब देखिए प्राकृत संख्या जो होता है निगेटिव नहीं होता है, जीरो से बड़ा ही होता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 पार करके जाते रहिए जहाँ तक, तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ जीरो से ठीक पहले जो होता है वह क्या होता है? पूर्ण संख्या हमने पूर्णांक संख्या, इसके बाद अब पूर्णांक संख्या दिखा दे रहे हैं। ओके, तो शून्य को हमने देखा, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। विशिष्ट पूर्णांक, स्पेसिफिक नंबर। विशिष्ट पूर्णांक क्या है जी? वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो, केवल एक ही अपवर्तक हो, मतलब जिसका गुणांक केवल एक ही हो, वह विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है। वह एक ही संख्या है जो विशिष्ट पूर्णांक है, एक ही है, एक ऐसा मात्र नंबर संख्या जो विशिष्ट पूर्णांक स्पेसिफिक नंबर है। एक अपने आप से विजुअल होता है, भाग लगता है, इसके अलावा अन्य से भाग नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? माइनस इन्फिनिटी, इसे इन्फिनिटी बोलते हैं। माइनस इन्फिनिटी मतलब अनंत से लेकर के, निगेटिव अनंत से लेकर के, माइनस से लेकर के जितना नंबर लेकर आइए, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ये प्लस इन्फिनिटिव है आपका, ये प्लस इन्फिनिटिव है को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से सूचित करते हैं, और जेड से सूचित करने के साथ साथ ये समूह जो होता है इस तरह से लिखते हैं, इंटीजर्स का, पूर्णांक का समूह, यही पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए कि एक पहले क्या हमने देखे कि प्राकृत संख्या, ठीक है, फिर क्या दिख रहा है? प्राकृत संख्या में शून्यों के शामिल कर लिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब क्या दिख रहा है? जब उसमें ऋणात्मक संख्या को ऐड कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया गया तो कौन सा संख्या हो गया? पूर्णांक, इंटीजर्स हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। अब इंटीजर्स, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका परिभाषा एक ऐसे भी दे सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जब पूर्ण संख्या में के बाद से ठीक पहले यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक का संख्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। अब निगेटिव की बात कहाँ से आती है? जब हम कर्ज लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो क्या होता है? निगेटिव होता है। या आप उससे ठीक पहले पॉजिटिव में रहते हैं, लोन नहीं ले रहते हैं, खाता खुलाते हैं तो पॉजिटिव में रहते हैं। या आप देखते हैं कि बैंक में कह देता है कि 2000 रुपया एक लिमिट है कि रखना है, नहीं तो 1 महीना बाद क्या हो जाएगा? आपका पैसा कटेगा, 2000 रुपया नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा तो क्या होगा? 30 रुपया, 35 रुपया, 16 रुपया ऐसे करके कटता है। सबका अपना बैंक का रूल है। यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहता है तो क्या होता है कि पैसा माइनस में चला जाता है, -16 रुपया, या जीरो बैलेंस रहता है पहले से तो 16 या -20 -50, मतलब निगेटिव। उस वही संख्या को जो ठीक प्राकृत संख्या था, ठीक उसी संख्या में क्या कर दिया गया? जब उसे ले लिया गया तो निगेटिव हो गया। किसी से हम 1 रुपया लोन लिए हैं और उसे 1 रुपया दे देंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव मिल करके वो क्या हो गया? जीरो। तब जाकर के जीरो का कहा गया 1 रुपया कर्ज है। तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल कर लिया जाता है। अभाज्य संख्या नेक्स्ट है। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका
केवल 2 अपवर्तनांक हो। कितना अपवर्तनांक? केवल 2 अपवर्तनांक हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में देखते हैं 2 अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब होता है जिसका गुणनखंड गुणज 2 ही हो। जैसे 2 है तो 2, या ये भी कह सकते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगता हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 है तो 2 में जो भाग लगेगा एक तो 1 से लगेगा, ठीक है, और एक 2 में खुद से लगेगा, इसके अलावा तो नहीं लगेगा, इसके अलावा तो नहीं लगेगा। तो यह क्या है? 1 और 2, 2 का अपवर्तनांक कितना है? 2 ही संख्या है, 2 और 1, या 1,2 लिखे या 2 और 1 लिखे। ओके, इसका अपवर्तनांक इतना ही है, 2 ही अपवर्तनांक है। 3 का देखिए तो 3 का भी 1 है और 1 3 है, इसके अलावा तो अन्य संख्या नहीं है। 1 को से भाग दीजिए या 3 से भाग दीजिए, वही आएगा। 5, 7, 11, 13 ऐसे संख्या क्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ओके, अब है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिसका केवल 2 या 2 से अधिक, वह संख्या जिसका केवल 2 या 2 से अधिक अपवर्तनांक हो, वह संख्या जिसका केवल 2 या 2 से अधिक अपवर्तनांक होगा भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अब देखिए 1 ले सकते हैं? नहीं, 1 तो स्पेसिफिक नंबर है, 1 जो है स्पेसिफिक नंबर है, विशिष्ट पूर्णांक है। अब वह तो सिर्फ यहाँ भी हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ यदि 1 लेंगे तो 1 तो अकेला ही है, 1 बराबर 1, इसका अपवर्तनांक क्या? अकेला सिंगल है, इसका 1 ही अपवर्तनांक है, 2 तो नहीं है, 2 अपवर्तनांक हो कह रहा है। ये तो 1 है तो 1 नहीं ले सकते, 1 को अभाज्य संख्या में नहीं ले सकते, 1 नहीं होगा अभाज्य संख्या। तो क्या 1 अभाज्य संख्या होगा? नहीं, ये तो 2 या 2 से अधिक कर रहा है, 2 से अधिक, 2 से अधिक वह संख्या जिसका केवल 2 या 2 से अधिक। एक कुछ डाउट नहीं तो क्या? दो या 2 से कैसे लिख दिया? यहाँ गलत लिखा गया है। ओके, 2 से अधिक अपवर्तनांक हो भाज्य संख्या कहलाता है। 2 से अधिक अपवर्तनांक हो भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तनांक हो, इसे लिखिए, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अधिक लिखा हुआ है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तनांक हो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 को देखते हैं, क्या इसका अपवर्तनांक क्या क्या हो सकता है? 4 का अपवर्तनांक 1 भी हो सकता है, 4 से 1 में भी भाग लग सकता है, 4 से 1 से भी भाग लग सकता है, 2 से भी भाग लग सकता है, 3 से नहीं लग सकता है, ठीक है, लेकिन 4 से लग सकता है। तो 3 से अधिक अपवर्तनांक हुआ, 3 से अधिक अपवर्तनांक हुआ, 2 से अधिक अपवर्तनांक हुआ, 3 ठो अपवर्तनांक हुआ इसका। अब देखिए 4, 6 का अब भाग करके भी देख सकते, 1 से 4 में तो 4 ना होगा जी, 2 से 4 में 2 दूना 4, और 4 से 4 में 4 एकम 4। ओके, तो इस चीज़ को देखिए 6 में क्या होगा? तो 1 से तो लगेगा ही लगेगा, प्रत्येक संख्या में 1 से भाग लगेगा, ठीक है। 2 से लगेगा? हाँ लगेगा, 2 तिया 6, 2 से लगेगा। 3 से लगेगा? हाँ लगेगा, 3 दूना 6। 4 से लगेगा? नहीं लगेगा। 5 से लगेगा? नहीं लगेगा। 6 से? हाँ लगेगा। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अपवर्तनांक मतलब 4 गो अपवर्तनांक है इसका, तो यह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसी तरह ये सब संख्या जो है भाज्य संख्या है, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तनांक 1 हो, यानी महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी उसका मौस 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। उभयनिष्ठ अपवर्तनांक क्या? जैसे आपने यहाँ देखे हैं कि इसका
अपवर्तनांक कितना है, 4 का 1 2 4 है। तो इसी तरह 5 का अपवर्तनांक देखिए तो 1 होगा और 5 होगा, 1 और 5। 7 का अपवर्तनांक 1 और 7, इसके अलावा तो अन्य संख्या से नहीं है। तो क्या करें, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक, यहाँ क्या है अपवर्तक 1 हो, दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, वहाँ अपवर्तनांक था यहाँ अपवर्तक है, दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो यहाँ क्या उभयनिष्ठ है 1 है, 5 7 तो मिलता नहीं, तो यह इसका मतलब मौसा जो है इसका 1 है। या आप मौसा कीजिएगा, मौसा करने आता है 5 से 5 से कम, 5 2 से लगाइएगा तो 5 2 दूना 4, 1 और 1 बच गया, 1 1 दूना 2, मौसा किसका कितना बचा है, 1 ही आया इसका। ओके, तो इस तरह कह सकते हैं सभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 5 7 6 7 6 7 8 9 भी हो सकता है, 8 9 भी हो सकता है, 8 9 भी हो सकता है। आप आगे 8 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों का अपवर्तनांक जो होगा, अपवर्तक जो होगा 1 ही होगा, क्योंकि 8 और 9 का जब मौसक कीजिएगा तो 8 एकम 8 और 1 1 अट्ठे 8, जिस संख्या से पूरा पूरा कटता है तो वो क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है, HCF हो जाता है, मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो यह हो गया आपका सभाज्य संख्या। अब देखेंगे द्विअभाज्य संख्या। अब है द्विअभाज्य संख्या। इसे हम द्विअभाज्य संख्या को हम जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 हो, द्विअभाज्य संख्या कहलाता है। इसका भी मौसा एक ही होता है, इसका भी मौसा एक ही होता है, अपवर्तक एक ही होता है। जैसे 3 5 इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 5 7 दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, लेकिन दोनों के बीच का मौसा क्या होगा, एक ही होगा, अपवर्तक कितना होगा, एक ही होगा। 7 9 अंतर कितना है, 2 है, और दोनों का बीच का मौसा भी एक ही होगा। 9 11 का बीच का अंतर 2 है, और इस दोनों का बीच का मौसा भी एक ही होगा। ओके, अब है सम संख्या, इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। ओके, और कहलाता है जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इत्यादि डॉट डॉट। या आप दूसरे मायने में समझ सकते हैं, जिस संख्या के अंत में, या जिस संख्या के अंत में संख्या के अंत में या स्टार्टिंग, जैसे 0 न छोड़ करके, 0 को छोड़ करके, ओके, जिस संख्या के अंत में 2 0 2 अंत में 0 2 4 6 8 रहता हो, वह क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। देखिए तो यहाँ ये तो 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 0 है ना, तो यह क्या है, सम संख्या। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 हो, वह सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या, 3 से स्टार्ट करना है इसको, छोड़िए। विषम संख्या, ऑड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट डॉट इत्यादि। इसमें देखिएगा
कि ये तीन एक तो 2 से विभाजित नहीं है, यह विषम संख्या है। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में 3, 5, 7, 9, 1 हो, या 1, 3, 5, 7, 1 को पहले ले लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह क्या कहलाएगा, कौन सा संख्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। एक जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो वह विषम संख्या कहलाएगा। इसे नोट कीजिएगा। अब है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप में व्यक्त किया जाता हो। p/q को किस रूप में, लघुत्तम रूप में व्यक्त किया जाता हो उसे, जहाँ p और q पूर्णांक हो। p और q क्या होगा, पूर्णांक हो, जहाँ q = 0 नहीं होना चाहिए, 3/4 में a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। 3/4 मतलब q का वैल्यू ये यदि 0 हो गया तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। q 0 नहीं हो तो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देख रहे हैं आप 3/4, 5/6, 4/3, 0/1। यहाँ p का वैल्यू 0 हो सकता है, 0/1 परिमेय संख्या होगा, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 2 तो q का वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ q का वैल्यू 1 है, जो हम लिखते नहीं, जब सिर्फ एक ही नंबर आता है तो यह परिमेय संख्या है। लेकिन 2/1, 4/1, 5/1 तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 पाई का मान है 22/7 जो परिमेय संख्या है। ओके, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखते हैं √2, √3, √5, √7, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं 16 कि क्यों गोल मारा गया है। √16 है क्या, इसको लिख सकते हैं तो √16 का वर्गमूल हो जाएगा, जिसका ये सब का तो वर्गमूल नहीं हो रहा है, लेकिन इसका √16 का वर्गमूल पूरा पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। 4, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। तो यह कहाँ चला जाएगा, यह जो होगा परिमेय संख्या हो जाएगा, यह जो होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। √16 तो वर्गमूल हो रहा है, जिसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, होगा वर्गमूल दशमलव में होगा तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वो भी शांत नहीं होगा। ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या में चला जाएगा आपको। √3, √2, √3, √5, √7, पाई, इसी तरह √13, 15 ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और पाई, अब यहाँ बात आता है पाई का मान जो है 22/7 यह माना गया है, जो 22/7 यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक ग्रीक अक्षर है, वृत्त के परिधि और वृत्त के अनुपात, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात, वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात पाई बराबर जो होता है, पाई का जो मान लिया गया है, परिधि किसका, वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास ही पाई होता है। जब वृत्त के परिधि को वृत्त को व्यास से भाग दीजिएगा तो अभी जो आप इस वैल्यू पर रख करके निकालते हैं परिधि और व्यास, उससे नहीं, तब तो आपको 22/7 ही आएगा। लेकिन वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास ओरिजिनल वैल्यू, जब किसी वृत्त की लंबाई को नाप लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। और जब इसके सेंटर से होकर के जो पास करते हुए लाइन बीचों बीच केंद्र से होकर के वृत्त के एक छोर, परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र से पास होकर के जब इसको मेजर कीजिएगा और तब इसके अनुपात निकालिएगा तो वह एक निश्चित मान उसका नहीं आएगा, अशांत आएगा, अशांत आएगा। ठीक है, तो उसे हम एक मैथ में कैलकुलेशन के लिए 22/7 मान लिया, जो क्या है, पाई 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह इसका मान निश्चित नहीं है, अनिश्चित, अशांत नहीं, अशांत है। ठीक है, नोट, अशांत में भी क्या है, अशांत आवृत्ति है कि अनावृत्ति है। तो अशांत आवृत्ति तो परिमेय संख्या हो जाता है,
अनावृत्ति है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ओके, अब एक बात है नोट पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, इसे नोट कर लिया होइएगा, तो इसे थोड़ा मिटा देते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 3/4, ये सब क्या है, भिन्न है। अंश और हर, अंश बाई हर के रूप में लिखा जाता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अंश और हर होता है। लेकिन यहाँ पी बाई क्यू में क्या है, शर्त है, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए, पी और क्यू। लेकिन यहाँ आपको 16/14 यदि है तो यह भिन्न है, यह भिन्न संख्या है, लेकिन परिमेय नहीं है। जब इसी को 16/14 को 2 8 16 2 7 14 8/7 लिखते हैं तो अब यह परिमेय संख्या हो गया, परिमेय होगा। परिमेय संख्या है, होगा नहीं है। 8/7 क्या है, परिमेय है, लेकिन 16/14 परिमेय संख्या नहीं है, भिन्न संख्या है। तो परिमेय संख्या भिन्न संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे आपने देखे यहाँ 16/14 को देखे, 12/15 को, तो 12/15 के लिए यहाँ में दिखाया गया है भिन्न संख्या। इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। इससे नेक्स्ट अगले वीडियो मिलेगा।